अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 20। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ट्रिकोटिलमैनिया। ये क्या है? तो ये एक हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, ये क्या है? एक हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है। यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। विच अ पर्सन रिपीटेडली पुल्स आउट ऑफ हर ओन हेयर। ठीक है, अपने बालों को बार बार खींचते हैं जिसकी वजह से उसके बालों में हेयर लॉस हो जाता है। इतने वो अपने बाल खींचते हैं कि हेयर लॉस हो जाता है। तो ये वर्ड कहाँ से है? ट्रिको का मतलब होता है हेयर, टिलो का मतलब होता है पुल, और मानिया का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा बिहेवियर, यानी बार बार वो काम करना। तो इसको लोग, इससे क्या होता है कि स्कैल्प, आईब्रोज, आई लैशेस पे, बियर्ड पे और दूसरे बॉडी एरियाज पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि यू 1 और 2 बॉडी पार्ट्स आर इन्वॉल्व। मोस्ट कॉमनली द स्कैल्प जो सर के बाल होते हैं, यहाँ पे बाल खींचते हैं, आईब्रोज भी खींचते हैं, ये सारी चीज़ें खींचते हैं। और जब ये खींचते हैं तो क्या होता है कि जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो क्या है? स्कैल्प, मोस्ट कॉमनली द स्कैल्प। तो जो मेन फीचर है वो क्या है? रिकरेंट हेयर पुलिंग के इंडिविजुअल जो है वो रिपीटेडली पुल आउट हेयर डिस्पाइट नोइंग द कंसिक्वेंसेज। उसको पता होता है कि कंसिक्वेंसेज क्या है, फिर भी वो जो है अपने बाल उतारता है, खींचता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हेयर लॉस हो जाता है, कि हेयर लॉस होता है, जिसकी मतलब उनको खींचने से बाल खाली होना शुरू हो जाते हैं, पतले होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी वजह से ये भी होता है कि ये किस वजह से होता है? स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है, और खुद को ज़रा सा सुकून देने के लिए भी होता है। जो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं बस स्पेसिफिक टाइप ऑफ हेयर्स को पुल करते हैं, और कुछ लोग जो हैं परफेक्ट हेयर्स को फाइंड करते हैं, पुल अनटिल द हेयर फील जस्ट राइट, और तब तक खींचते रहते हैं जब तक उनको अपने बाल सही से ना लगे। तो जो ज़्यादातर इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करते हैं? वो खुद को एम्बेरस्ड फील करते हैं और उनको डिस्ट्रेस भी फील होता है, यानी उनको एंजाइटी भी होती है कि मैं गलत कर रहा हूँ। वो अपने बिहेवियर को रोकने की भी कोशिश करते हैं। तो 3 तरह के बिहेवियर्स होते हैं। उसके बाद हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ये बीमारी है? तो हमें ये क्राइटेरियाज आएंगे। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि बार बार हम अपने बालों को जो है पुल करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? हेयर लॉस हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है? रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू डिक्रीज और स्टॉप हेयर पुलिंग। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने बालों को खींचने की आदत रोक दें। तीसरा जो क्राइटेरिया क्या है? इस बिहेवियर की वजह से जो है इम्पेयरमेंट हो सकती है, डिस्ट्रेस होता है, जैसे सोशल फंक्शनिंग में, पढ़ाई के मामलों में, इस तरह के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है उनको मसला आ सकता है बाल खींचने से। चौथा क्राइटेरिया जो है, ये किसी भी दूसरे मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होता, या ऐसा नहीं है कि खारिश हो रही है तो उसकी वजह से नहीं, ये वैसे ही बस आदत, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि आदत होगी, लेकिन वो एक प्रॉपर डिसऑर्डर है जिसको ट्रिकोटिलमैनिया कहते हैं। जो आगे है, नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर, कोई दूसरा मेंटल डिसऑर्डर भी नहीं है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एक एग्जाम्पल है कि एक स्टूडेंट जो है वो अपने बालों को बार बार पुल करता है। कहाँ से? अपने आईब्रोज से, एग्ज़ाम के दौरान। तो वो क्या होता है कि वो जगह जो है बाल्ड हो जाती है, खाली हो जाती है, और बहुत रोकने की कोशिश के बावजूद वो नहीं रोक सकती, और वो करती रहती है जब वो कंटिन्यूस पुलिंग व्हेन एवर स्ट्रेस्ड। तो क्या है ये बीमारी? ट्रिकोटिलमैनिया। उसके बाद एक्सकोरिएशन एक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? कैरेक्टराइज बाय रिपीटेटिव स्किन पिकिंग, बार बार स्किन पिक करना, जिसकी वजह से स्किन क्या है? डैमेज हो सकती है, वुंड्स हो सकते हैं और लेशंस। इंडिविजुअल्स रिपीटेडली पिक देयर स्किन डिस्पाइट एफर्ट टू स्टॉप, अपने कोशिश के बावजूद, रोकने के बावजूद वो अपने स्किन को पिक करते हैं। अपना उनका जो फेस है, मोस्ट कॉमन साइड, अदर एरियाज जो हैं, आर्म से, लेग से, लिप से, इस तरह की चीज़ें वो अपने क्या है? स्किन पिक करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से हमें एंजाइटी भी हो सकती है, स्ट्रेस भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकती है, इमोशनल डिस्ट्रेस भी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर हम अपनी स्किन को बार बार पिक कर रहे हैं। और इसकी वजह से इसके नतीजे क्या होते हैं? इसके नतीजे होते हैं कि स्किन लेजन्स होता है, स्कार्स हो जाते हैं, खून आता है, इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, और सोशल एम्बेरसमेंट भी हो सकती है। तो इसके जो क्राइटेरियाज वो क्या है कि स्किन पर हराशियाँ आ जाती हैं, इतनी स्किन पिकिंग होती है। दूसरा क्राइटेरिया है कि हम इसको रोकने की या कम करने की बहुत कोशिश करते हैं। काज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट, इसकी वजह से डिस्ट्रेस भी हमें फील होता है। उसके बाद चौथा क्राइटेरिया है कि ये किसी भी सब्सटेंस के यूज़ की वजह से नहीं होती है, किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होती।
उसके बाद जो पांचवा क्राइटेरिया है कि किसी भी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसे साइकोटिक डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, इस तरह के। उसके बाद आगे जो है जो ओसीडी है वो सब्सटेंस इंड्यूस्ड ओसीडी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ये वो है जिसमें सिम्टम्स डेवलप होती हैं किसकी वजह से, ऐसी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, ऐसी मेडिकेशंस यूज़ करते हैं या ऐसी मेडिकेशन छोड़ते हैं जिसकी वजह से हमें ओसीडी हो सकती है। और ये कब होता है कि एक्सपोजर या उसको छोड़ने के फ़ौरन बाद या उसके दौरान ऐसे होता है। तो इसमें कॉमन सिम्टम्स क्या है, ऑब्सेशन, कंपल्शन, स्किन पुलिंग, पिकिंग, हेयर पुलिंग और अदर दूसरे जो बार बार हम बिहेवियर शो करते हैं। तो इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है कि ओसीडी रिलेटेड सिम्टम्स प्रीडोमिनेट। जैसे ओसीडी से रिलेटेड सिम्टम्स कौन सी हैं, ऑब्सेशन, कंपल्शन, स्किन पिकिंग, हेयर पुलिंग, ये बढ़ जाती हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि एविडेंस से हमें क्या पता लगता है कि सिम्टम क्या डेवलप करती है। सिम्टम्स कब डेवलप होती हैं, जब हम इंटॉक्सिकेट करते हैं, जब वो चीज़ हम लेते हैं या वो चीज़ हम छोड़ते हैं या कोई ऐसी मेडिकेशन के साथ हमारा एक्सपोजर होता है। तो सब्सटेंस जो है क्या होता है कि इस काबिल होता है कि वो प्रोड्यूस कर सके ये सिम्टम्स। उसके बाद अगला जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि कोई इन सिम्टम्स को कोई भी इंडिपेंडेंट ओसीडी डिसऑर्डर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हमें कैसे पता लगेगा कि ये इंडिपेंडेंट ओसीडी डिसऑर्डर नहीं है, हमें तब पता लगेगा अगर सिम्टम्स जो हैं पहले सब्सटेंस के इस्तेमाल से पहले मौजूद हों और सिम्टम्स हमने जब छोड़ दिए तब भी प्रोलॉन्ग रहे, तब तक भी रहें, और जो पहले भी ओसीडी के एपिसोड जो हैं वो सब्सटेंस के यूज़ से पहले भी शो हों, तो तब ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ओसीडी डिसऑर्डर। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट ओसीडी डिसऑर्डर या व्हाट आर द एविडेंसेस। उसके बाद जो क्राइटेरिया है चौथा, ये डिलीरियम के दौरान नहीं होता। डिलीरियम क्या है, डिलीरियम वो होता है ना, इंसान जो है सही फील नहीं करता खुद को, तो डिलीरियम एक बीमारी है, इसको आप सर्च कर सकते हैं। इसको हमने अभी पीछे काफ़ी बार इस लफ्ज़ को दोहराया है। उसके बाद काजेज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट, वही बात। और सबसे इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि इसको डायग्नोस कब किया जाता है, जब ओसीडी सिम्टम्स प्रीडोमिनेट कर जब बहुत ज़्यादा हो जाएं और सवियर इनफ टू रिक्वायर क्लिनिकल अटेंशन, या इतनी ज़्यादा हो जाएं कि उसको क्लिनिकल अटेंशन देने की ज़रूरत पड़े। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है हम जल्दी जल्दी रिकवर कर रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप मज़ीद पढ़ सकें। तो ओसीडी और जो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर है ड्यू टू अनदर मेंटल कंडीशंस, मेडिकल कंडीशन, वो क्या है कि इस डायग्नोस में क्या होता है, दिस डायग्नोसिस इज यूज्ड व्हेन ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स कब अकर होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट मेडिकल इलनेस। कोई आपको मेडिकल इलनेस है, मेडिकल इलनेस काज कर सकती है, ब्रेन में और बायोलॉजिकल चेंजेस भी आ सकते हैं, ब्रेन में चेंजेस और बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो सिम्टम्स क्या हैं, ऑब्सेशन, कंपल्शन, होर्डिंग, हेयर पुलिंग, स्किन पिकिंग, पेरेंट्स प्रीऑक्यूपेशन। अब इनके क्राइटेरिया क्या है कि हमें कब पता लगेगा कि ये ओसीडी जो है मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो रही है। तो सिम्टम्स जो हैं, सिम्टम्स करेक्टरिस्टिक ऑफ ओसीडी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर प्रीडोमिनेंट, यानी ओसीडी से रिलेटेड सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि एविडेंस से हमें पता चलेगा कि ये किसी डायरेक्ट मेडिकल कंडीशन की वजह से है। जैसे कि एविडेंस से हमें क्या पता लग रहा है, कोई मेडिकल हिस्ट्री थी, कोई फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबॉरेटरी टेस्ट, यानी दिमाग में कहीं कोई मसला हुआ था बचपन में, या कोई चोट लगी थी, या बड़े हो गई कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तीसरा जो क्राइटेरिया है कि इसको कोई दूसरा मेंटल डिसऑर्डर एक्सप्लेन नहीं करता, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया और इस तरह की चीज़ें, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसके बाद नॉट अकरिंग एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग डिलीरियम, डिलीरियम के दौरान भी नहीं हो रहा। काजेज, इससे डिस्ट्रेस भी हो सकता है, फील होता है। तो अब स्पेसिफाइज कौन सा, स्पेसिफाइज जो हैं ओसीडी जो है विद ओसीडी लाइक सिम्टम्स के ऑब्सेशन और कंपल्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अपेरेंस ऑक्यूपेशन में क्या है कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर लाइक सिम्टम्स डोमिनेट, यानी बॉडी से रिलेटेड खुद को लाइक फील करना, हमने पीछे पढ़ा ना, होर्डिंग सिम्टम्स, होर्डिंग बिहेवियर डोमिनेट कर जाएगा, हेयर पुलिंग सिम्टम्स ज़्यादा हो सकती हैं, या स्किन पिकिंग सिम्टम्स। तो इस तरह का जो बिहेवियर है वो डोमिनेट कर सकता है। उसके बाद जो दूसरे स्पेसिफाइड ओसीडी हैं रिलेटेड डिसऑर्डर, वो कौन से हैं, ये तब यूज़ होती हैं व्हेन सिम्टम्स काज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस बट डोंट मीट फुल क्राइटेरिया फॉर एनी स्पेसिफिक ओसीडी रिलेटेड डिसऑर्डर। ये क्या है कि ये सिम्टम्स कब हो सकती हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या करती हैं, सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस काज करती हैं, लेकिन ये फुल क्राइटेरिया को नहीं मिलती किसी भी स्पेसिफिक ओसीडी रिलेटेड डिसऑर्डर से, यानी किसी होर्डिंग डिसऑर्डर से, किसी स्किन पुलिंग से, या पिकिंग से, या हेयर पुलिंग से, या किसी भी मेडिकल रिलेटेड, या किसी सब्सटेंस रिलेटेड, ये किसी भी स्पेसिफिक ओसीडी से रिलेटेड मैच नहीं करती कि बंदा बोले कि ये सारी सिम्टम्स आ रही हैं, लेकिन उन सिम्टम्स में कोई ऐसा क्राइटेरिया छूट जाते हैं जिससे हमें नहीं पता लगता कि वाकई में वही बीमारी है।
तो आगे हम चलते हैं कि जैसे बॉडी डिस्मॉर्फिक लाइक डिसऑर्डर विदाउट रिपीटेटिव बिहेवियर, यानी बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, ठीक है, हमें अपने पेरेंट्स के बारे में कंसर्न है, लेकिन हम अपना बिहेवियर बार बार परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ये जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है उसके क्राइटेरिया को नहीं मिल रहा। तो इसके सिम्टम्स क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सिम्टम्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, इससे इम्पेयरमेंट भी हो रही है, यानी डिस्ट्रेस भी हो रहा है, और ये ओसीडी से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उनके साथ मैच भी कर रहे हैं, लेकिन रीज़न फॉर नॉट मीटिंग क्राइटेरिया स्पेसिफाइड, लेकिन जो फुल क्राइटेरिया से मिलेगा उसकी रीज़न स्पेसिफिक नहीं है। तो अनस्पेसिफाइड ओसीडी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, यूज व्हेन सिम्टम्स रिजेंबल ओसीडी रिलेटेड डिसऑर्डर, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, इनसफिशिएंट है, या क्या है, क्लिनिशियन चूजेस नॉट टू स्पेसिफाई द रीज़न। अब कॉमन सिचुएशन क्या है कि इमरजेंसी सेटिंग वेयर कंप्लीट असेसमेंट इज अनअवेलेबल, डायग्नोसिस कैन नॉट जट बी क्लैरिफाइड। अब डिफरेंस क्या है अदर स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड में, अदर स्पेसिफाइड क्या है कि रीज़न है, क्लिनिशियन पूरा क्राइटेरिया एक्सप्लेन करता है, वाई क्राइटेरिया के क्यों क्राइटेरिया मैट नहीं हुआ, यानी क्यों क्राइटेरियाज फुल नहीं हुए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है। लेकिन अनस्पेसिफाइड में क्या होता है कि रीज़न भी नहीं है हमारे पास, क्लिनिशियन भी एक्सप्लेन नहीं करता हमें कि मतलब ये क्राइटेरिया क्यों नहीं है, और इन्फॉर्मेशन भी कम आती है। अब अगला जो है इटियोलॉजी ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी काजेज क्या, इटियोलॉजी किससे रेफर्स करती है, टू द काजेज एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ अ डिसऑर्डर, के कौन से फैक्टर हैं जो इन डिसऑर्डर के वजह बन सकते हैं। तो जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी जीन्स और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो रिसर्च हमें क्या इंडिकेट करती है कि मॉडरेट जेनेटिक इन्फ्लुएंस, मॉडरेट जेनेटिक इन्फ्लुएंस मतलब थोड़ा सा जेनेटिक का इन्फ्लुएंस, जीन्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसकी फैमिली हिस्ट्री में भी ओसीडी हो तो रिस्क ज़्यादा होता है। उसके बाद ब्रेन एरियाज में कौन सा आता है, ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स, ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये कहाँ है, ये आइज़ के ऊपर है। इनका फंक्शन क्या है, डिसीजन बनाना और कंसिक्वेंसेस इवैल्यूएट करना। उसके बाद जो दूसरी जगह है वो क्या है, इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ये इसका क्या फंक्शन है, एरर को डिटेक्ट करना और इमोशंस को रेगुलेट करना। कॉर्डेट, इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, अब इसको हम याद रख सकते हैं कि एक सिंगुलेट में एंड पे ई आता है तो एरर डिटेक्शन, और इसी ई से क्या बनेगा, इमोशनल, और यहाँ पे आर आ रहा है तो आर ज़्यादा आ रहा है तो रेगुलेशन, तो इमोशनल रेगुलेशन। अब लफ्ज़ पढ़ें अगर आपने उसकी ट्रिक्स बनाई हो तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद रह सकता है। उसके बाद कॉर्डेट न्यूक्लियस में क्या आता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस में आता है हैबिट्स बनती हैं हमारी और बार बार बिहेवियर होता है। ब्रेन इमेजिंग फाइंडिंग्स व्हेन ओसीडी पेशेंट सी एंजाइटी प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स, जैसे कि गंदे ग्लास देखना, तो उनका क्या होता है कि उनके ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स की, इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स की और कॉर्डेट न्यूक्लियस की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। एक ये फैक्टर हो गया जीन का, और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स ये आ सकते हैं कि एनी टू फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स that involve brain areas, any two brain areas that are involved in OCD। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पेपर में। यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि हमारे बेसिक चीज़ है, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हम रट्टे तो लगा नहीं सकते कि अब हम बोलेंगे हम इन सबको याद कर लें, ऐसे नहीं होगा। अगर आप ये नोट पढ़ेंगे तो उस पर भी ये लिखा होगा। उसके बाद ब्रेन इमेजिंग फाइंडिंग्स, तो when OCD patients see anxiety provoking objects, when OCD patients see anxiety provoking objects, जैसे हाँ ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद environmental factors में क्या आता है, physical abuse, जैसे मतलब फिजिकली कोई अब्यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से OCD इंक्रीज़ हो जाता है। सेक्सुअल अब्यूज़, इससे भी जो है OCD आ सकता है। ट्रॉमा भी हो सकता है जिसके स्ट्रेसफुल लाइफ एक्सपीरियंस में ट्रिगर सिम्टम्स, जैसे एक्सीडेंट्स हैं, कोई आपका लव्ड वन उसको लूज़ कर लेना, लॉस उसका हो जाना, मेजर लाइफ स्ट्रेस, तो ये चीज़ें भी कास वजह बन सकती हैं। टेम्परामेंटल फैक्टर्स, पर्सनैलिटी फैक्टर्स, तो पीपल क्या करते हैं, लोग टेंड टू ब्लेम, खुद को ब्लेम करते हैं, खुद को कसूरवार ठहराते हैं, अपने इमोशंस को डायरेक्ट इमोशंस इनवर्ड। तो जैसे क्या एग्जांपल है, किसी भी जिसने हमें तंग किया है या जो जिसने हमें अब्यूज़ किया है उसको हम ब्लेम करने की बजाय खुद को ब्लेम करते हैं कि हम क्यों वहाँ गए, अगर हम वहाँ ना जाते तो हमें हमारे साथ ऐसा ना होता। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, ये ट्रिगर हो सकता है। नेगेटिव इमोशनैलिटी, बाद लोगों को ज़्यादा खौफ होता है, ज़्यादा गिल्ट फील होता है, ज़्यादा एंजाइटी होती है पॉजिटिव इमोशंस की निस्बत। तो ये सारी चीज़ें जो है कैन एवेलुएट कैन बी द एटियोलॉजी ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वेरी इजी। उसके बाद आगे हम चलते हैं, यहाँ पे एक थ्योरी है। थ्योरी क्या है, ये डेस्टेंटियंस थ्योरी, ये
सेंटियंस थ्योरी व्हाटएवर, आपने इसको देख लेना होती, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना। तो ये क्या है, ये है इंटरनल फीलिंग दैट समथिंग इज़ इनकम्प्लीट। एक अंदर से फीलिंग आती है कि कुछ जो है समथिंग इज़ कम्प्लीट, ये अंदर से फील आना है कि समथिंग इज़ कम्प्लीट। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है, लाइक आपने काफ़ी खा लिया है, काफ़ी सफाई हो गई है, आपने काफ़ी पढ़ लिया है। तो पीपल जो जिन लोगों को होता है ना ओसीडी, उनको इस चीज़ की कमी हो सकती है। उनको लगता है कि ये इनफ नहीं है, वो बार बार देखेंगे, वो बार बार हाथ देंगे, वो बार बार ऑर्गेनाइज करेंगे, उनके अंदर इस चीज़ की कमी होती है। तो इवन व्हेन द नो लॉजिकल इट इज़ अननेसेसरी, जब उनको पता भी होता है कि हमारे लिए क्या है, अननेसेसरी है। तो अब बिहेवियर एक्सप्लेनेशन क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो कंपल्शंस हैं वो कंटिन्यू रहती हैं ताकि एंजाइटी कम हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। बिहेवियर रिमूव्स अनप्लेजेंट फीलिंग्स, यानी जब वो बिहेवियर होता है तो अनप्लेजेंट फीलिंग्स रिमूव हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि हमें ऑब्सेशन हो रही है, किस चीज़ की ऑब्सेशन हो रही है, जर्म्स, हर जगह पे जर्म्स हैं, तो जिसकी वजह से हमें एंजाइटी हो रही है, हम हाथ धो रहे हैं, उसकी वजह से हमें फिर रिलीफ मिला और फिर वो हमारा बिहेवियर जो है स्ट्रॉन्ग हो गया, हम वो बार बार हाथ धो रहे हैं क्योंकि हमारी एंजाइटी उससे कम हो रही है। दूसरी एग्जाम्पल क्या है कि हमारे घर को आग लग सकती है, उससे एंजाइटी होगी तो हम बार बार चूल्हा देखने जाएंगे कहीं वो ऑन तो नहीं है, गैस तो नहीं निकली। तो जब हम देखेंगे तो हमें रिलीफ हो जाएगा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, फिर हम वो बार बार देखेंगे। तो ओसीडी साइकिल ये है सारा कि ऑब्सेशन होती है, फिर एंजाइटी होती है, फिर कंपल्शंस होती हैं जो उसको ज़रा कम करती हैं, फिर थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, फिर ऑब्सेशन वापस आ जाती है और साइकिल चलता रहता है। आगे जो है एटियोलॉजी है किसकी, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की, कि ये क्यों होता है। तो इसमें भी जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स मौजूद हैं। फैमिली हिस्ट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, इंडिविजुअल जो है विद फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैविंग ओसीडी आर एट इंक्रीज रिस्क, मतलब जिनके पहले डिग्री रिश्ते लाइक वेरी क्लोज रिलेशन जिनके ओसीडी के हो ना, उनके अंदर रिस्क हो सकता है कि वो हो। तो हाई कंकॉर्डेंस क्या है कि शो हाई कंकॉर्डेंस अमंग फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, जैसे पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, चिल्ड्रन के साथ। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आ सकता है कि कोई आपको इमोशनल अब्यूज़ करेगा, फिजिकल अब्यूज़ या आपको निगलेक्ट करना, इसकी वजह से भी ये इंक्रीज़ हो सकता है। और मीडिया इन्फ्लुएंस क्या आता है कि मीडिया अक्सर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को चेंज करता है, जैसे वाइट स्किन, वो कहते हैं ना परफेक्ट स्किन, आइडियल बॉडी शेप। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिविजुअल्स को खुद के अंदर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, उनको अपनी चीज़ें सही नहीं लगने लगती, इवन कि वो इतनी ख़राब भी नहीं होती। एटियोलॉजी ऑफ होर्डिंग डिसऑर्डर, होर्डिंग डिसऑर्डर में भी जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं और टेम्परामेंटल फैक्टर्स आते हैं। इनडिसिसिवनेस, अ मेजर पर्सनैलिटी ट्रेट इन होर्डिंग डिसऑर्डर क्या है, इंडिविजुअल स्ट्रगल टू डिसाइड व्हाट टू कीप व्हाट टू थ्रो अवे। होर्डिंग में यही आता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर क्या है, पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्किल, पीपल हैव डिफिकल्टी, किस चीज़ में डिफिकल्टी होती है, सॉर्टिंग आइटम्स, कैटेगराइजिंग पोजेशंस, ऑर्गेनाइजिंग बिलोंगिंग्स। अटेंशन प्रॉब्लम में क्या आता है कि मैनी शो अटेंशन डेफिसिट्स, दे बिकम, जब उनको बहुत ज़्यादा दिखाए जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ पोजेशन तो वो ओवरवेलम हो जाते हैं। कैटेगराइजिंग डिफ़िकल्टीज, दूसरों के साथ खुद को जो है कंपेयर करना, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज बनाना, बहुत कम फील, जब चीज़ों को सही करना तो नॉक्शियस फील करना। अनयूजुअल बिलीफ अबाउट पोजेशंस, कि हर चीज़ ज़रूरी है, हर ऑब्जेक्ट हमें कंफर्ट दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिफाइन है। आइडेंटिटी और इमोशनल अटैचमेंट की चीज़ों को बाहर फेंकने से हमें डिस्ट्रेस फील होता है। अवॉइडेंस के, बिकॉज जब हम कोई डिसीजन बना रहे हैं तो उससे हमें एंजाइटी हो रही है, तो लोग जो हैं उसको फेंकना और फेंकना या उसको ऑर्गेनाइज करना या उसको सॉर्ट करना छोड़ देंगे, तो इसकी वजह से क्लटर और ज़्यादा होते हैं। तो ट्रिगोटिलमेनिया एंड एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर की इटियोलॉजी क्या है, बहुत डिसऑर्डर और मोर कॉमन अमंग, ये उन डिसऑर्डर किस में ज़्यादा होते हैं जिनमें ओसीडी होती है। तो अगर वो आपके फर्स्ट वेरी क्लोज रिलेशनशिप में, जैसे आपके खाला में, आपके ताबू में, आपके चाचू में, अगर इस तरह के रिश्ते में हो पेशेंट्स, तो फिर आपको ज़्यादा खतरा है कि आपको भी ओसीडी होगी। जो यहाँ पे फुल एक रिवीजन टेबल दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। होप सो आपने इसको पूरा समझ लिया होगा। अगर आपने ये बस ले लिया और अब यहाँ से आप जाके अपना क्विज़ लें तो होप्स हो गया आपको, दैट वुड रियली हेल्प आउट। और अगर आपका क्विज़ भी बिल्कुल सही होगा अगर आपने इसको गौर से सुना है, वेरी इजी। आप अब अगला लेक्चर सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच।